तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एका सूचना वर्तते यत् भ्रमणध्वनिः कृपया सायलेंट मध्ये स्थापयतु अथवा स्विच ऑफ मध्ये असतु। त्याचप्रमाणे बाहेर जे श्रोते उपस्थित आहेत त्यांनी कृपया सभागृहात यावं। आपण लगेचच कार्यक्रमाला सुरुवात करतो आहोत। कृपया आपला भ्रमणध्वनी स्विच ऑफ ठेवावा किंवा सायलेंट मोडवर ठेवावा। नमो नमः। हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर नागपुर द्वारा आयोजिते अस्मिन् पुस्तिका विमोचन समारोहे अहम डॉक्टर प्रगति वाघमारे सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अद्य हिंदू धर्म संस्कृति मंदिरस्य स्थापना दिनं वर्तते। 80 वर्षात् पूर्वम् एषा संस्था नागपुरे अप्पासाहेब चितळे महोदयेन स्थापिता, वृद्धिं च नीता। 1942 साली ही संस्था स्थापन झाली। अमरावतीचे नामांकित वकील सर M.G. जोशी यांना गुरुदक्षिणा द्यायची ती ह्या ट्रस्टच्या रूपाने आणि तेही वाचनालयाच्या रूपाने या उद्देशाने अप्पासाहेब चितळेंनी ही संस्था स्थापन केली। अनोखी गुरुदक्षिणा आणि अनोखे ती गुरुशिष्य संबंध। अभिनंदनम संस्थायाः। एषा संस्था अद्य महानायक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इति पुस्तिकायाः विमोचनं कर्तुम् इच्छति। संस्थायाः स्थापनादिने महामानवस्य महानायकस्य च जीवनालेखं प्रकाशयितुम् इच्छति। तर्हि अस्य समारोहस्य कृते निमन्त्रितान् महोदयान् श्रीमान् गुरुप्रकाश पासवान् महोदयान्, श्रीमान् मान्यान् डॉक्टर मिलिंद माने महोदयान् तथा श्रीमान् धनंजय वैद्य महाभागान् प्रतिमायाः पुष्पार्चनार्थम् अहम् अत्र प्रार्थये। महानायकस्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महोदयस्य प्रतिमायाः पुष्पार्चनम् अत्र संपद्यते। भारत मातेच्या श्रेष्ठ सुपुत्राचं मातेसोबत पूजन व्हावं याहून दुसरा गौरव क्षण तो कुठला। धन्यवादाः महोदय। कृपया भवद्भिः व्यासपीठे स्वस्थानानि अलंकर्तव्यानि इति प्रार्थना। स्वागतं महोदय। धन्यवादाः। अद्य अस्मिन् समारोहे प्रमुखवक्तारूपेण श्री गुरुप्रकाश पासवान् महोदयः निमन्त्रितः अस्ति। भवान् पटना विश्वविद्यालये विधि विभागस्य सहायक प्राध्यापकरूपेण कार्यरतः अस्ति तथा च भारतीय जनता पक्षस्य राष्ट्रीय प्रवक्तारूपेण सुपरिचितः अस्ति। वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के पटना लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आप कार्यरत हैं। 2006 से भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े और आपने राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में इकाई की स्थापना के लिए मूवमेंट किया। 2012 से जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से जुड़े और धारा 370 के सामाजिक पक्ष पर दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD प्राप्त की। 2018 में दक्षिण बिहार प्रांत में प्रज्ञा प्रवाह के प्रांत सह संयोजक का दायित्व रहा। 2019 में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और 2020 में युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता और 2020 में सितंबर माह से श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के टीम में राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व आप निर्वहन कर रहे हैं। आपके लेख और स्तंभ विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में आते रहते हैं और इसी वर्ष पेंगुइन प्रकाशन द्वारा मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के निर्माण में दलित का योगदान नामक पुस्तक भी आपने लिखी है। बहुत बहुत स्वागत सर। महोदयस्य स्वागतं कर्तुं
संस्थायाः अध्यक्षपदं धारयन्तं तथा लोककल्याणसमितेः सहसचिवं श्रीमन्तं धनञ्जयवैद्यमहोदयम् अत्र अहं निमन्त्रये। धन्यवादाः। अस्मिन् सम्पूर्णसमारोहस्य अध्यक्षपदं भूषयति मान्याः मिलिन्दमाने महाभागः, नागपुरस्थः सुप्रसिद्धः वैद्यः, उत्तरनागपुरस्य पूर्वविधायकः, IMA नागपुरस्य पूर्वसचिवः माने महाभागः नागपुरनगर्याः भूषणं खलु। तेषां स्वागतार्थं वैद्यमहोदयम् अहं प्रार्थये। धन्यवादाः। अस्य समारोहस्य प्रास्ताविकार्थम् अहं संस्थायाः सहसचिवं श्री मंगेश जोशी महोदयम् अत्र प्रार्थये। नमस्कार। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मिलिंद माने जी, आज के प्रमुख वक्ता माननीय पासवान जी, संस्था के अध्यक्ष श्री वैद्य जी, यहाँ पर आज के पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में सम्मिलित आप सब माता बंधु भगिनी, आज एक विशेष दिवस पर हम सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आज का दिन एक विशेष दिन भी है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, 2 दिन पूर्व गुड़ी पड़वा, यह उत्सव हम सब ने मनाया है। आज इस चैत्र महीने का तीसरा दिन, चैत्र शुद्ध तृतीया, हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर का स्थापना दिवस होने के कारण आज ही के दिन यह कार्यक्रम हो, ऐसा सब कार्यकर्ताओं ने विचार किया और इस अवसर पर यह पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम होने जा रहा है। 1942 में स्थापना हुए इस संस्था को लगभग 80 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस लंबी यात्रा में, जैसे कि संस्था का ब्रीद वाक्य है, विकासार्थ प्रसारार्थ धर्मस्य संस्कृतेस्तथा, धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य यह संस्था करेगी, यह इसके ब्रीद वाक्य में ही है। स्वाभाविक रूप से संस्था के इस लंबी यात्रा में कई प्रकार के कार्यक्रम संस्था के उद्देश्य के अनुसार ही हुए हैं। कई पुस्तकों का प्रकाशन, कई मान्यवरों के भाषण, संगोष्ठी इत्यादि अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम संस्थाओं ने इतने दिनों में यशस्वी रूप से किए हैं। हाल ही में हुए हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक बड़ी व्याख्यानमाला का भी आयोजन हुआ था। हम सब लोग उस व्याख्यानमाला के लाभान्वित भी है। 2 पुस्तकें इसके पूर्व हमने प्रकाशित की थी। धर्म और संस्कृति एक विवेचना, इस नाम से माननीय रंगाहरी जी का वह पुस्तक है। वह हिंदी और अंग्रेजी में उसका अनुवाद हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर ने किया है। करीब करीब 22 पुस्तकें अभी तक हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर ने प्रकाशित की है। संस्था के द्वारा 40,000 से अधिक पुस्तकें जिसमें सम्मिलित है, ऐसा एक अत्यंत समृद्ध ऐसा संग्रहालय पुस्तकों का, जिसमें पढ़ने के लिए निःशुल्क चलाया जाता है, इस प्रकार का भी संस्था का काम है। जब यह एक विषय आया कि हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार का कार्य और इसके अनुसार कुछ मौलिक विषयों के आधार पर कुछ पुस्तकें और पुस्तिकाओं का प्रकाशन, तब इसी श्रृंखला में श्री मिलिंद ओक, इनके कुछ भाषण गुजरात में हुए थे। इस भाषणों का विषय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर था। समाज में एक प्रवाह ऐसा है कि जो वंदनीय बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाला प्रवाह है, एक प्रवाह ऐसा भी है कि जो उनको नहीं मानते, इस प्रकार का भी एक प्रवाह है। सारे ही देशभक्त होने के कारण हमारे देश के विकास यात्रा में
बाबा साहब की जो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, यह उनकी भूमिका समाज के सभी कार्यकर्ता वर्ग यह ठीक पद्धति से उसको समझ पाए। इस दृष्टि से यह जो भाषण उनके हुए, उन भाषणों की पुस्तिका की जाए, ताकि समाज में जो कार्यकर्ता वर्ग है, जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाला भी है और न मानने वाला भी है, इनके सब के मन की कल्पना वंदनीय बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में, अपने देश के एक महापुरुष, एक ऐसे महानायक, एक ऐसे विद्वान जिनको ठीक तरह से समझ पाना यह सारे समाज की, सारे देश की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हम सब कार्यकर्ता जिस समय एकत्रित बैठे तो विचार हुआ कि ऐसे जो नररत्न भारत में हैं, इनके प्रति ठीक तरह से विचार लोगों में प्रसारित होने की आवश्यकता है। सही प्रकार की कल्पनाएं और मान्यताएं जो काम करने वाला कार्यकर्ता वर्ग है, इनकी भी कल्पनाएं ठीक होनी चाहिए, इस दृष्टि से कुछ काम हो। तो यह जो भाषण हुए उनके, तो पुस्तिका के रूप में उसको प्रकाशित करते हुए एक हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर की ओर से एक छोटा सा प्रयास अपने देश के लिए, यह एक संस्था के सारे कार्यकर्ताओं ने विचार किया। और यह कोविड का जो 2 साल का एक बड़ा सा लंबा सा अंतराल रहा, तो कई प्रकार के प्रयास होने के बाद आज हम इस कार्यक्रम में सब सम्मिलित हुए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में मैंने कुछ अभी विशेष कहना ऐसी अपेक्षा नहीं है। पुस्तक में मिलिंद जी ओक ने, उसमें छोटी सी पुस्तक है करीब 48 पन्ने की, बाबा साहब का जीवन इतना बड़ा और इतना सारा संघर्ष, उन्होंने व्यक्त किए हुए विचार, उनके द्वारा लिखित बहुत विपुल साहित्य, यह एक छोटे से पुस्तिका में सारा तो सम्मिलित होना बहुत कठिन है। लेकिन ऐसे कई प्रयासों से हम बाबा साहब आम्बेडकर को समझ सकते हैं। इसमें से एक छोटी सी पहल इस पुस्तिका द्वारा है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम सब लोग इस पुस्तिका को ठीक तरह से पढ़े, समझे और समाज के अलग अलग प्रकार के जो चिंतक है, कार्यकर्ता है, उनसे इस विषय पर चर्चा भी करें और इस माध्यम से बाबा साहब को समझने का प्रयास भी हम करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। यह पुस्तिका आज के दिन, उसका सहयोग शुल्क 20 रुपये उसके ऊपर छपा है। आज के दिन 10 रुपये में वह उपलब्ध रहेगी। जिनको अधिक ले जाना है वो अधिक भी ले जा सकते हैं। और आगे आने वाले 14 तारीख को बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है, तो एक बड़ी मात्रा में नागपुर में जितना संभव हो हम वंदनीय बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करें इस पुस्तिका के आधार पर, ऐसा मैं आप सब लोगों को आह्वान भी करता हूँ। प्रास्ताविक के रूप में मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। जाते समय यह पुस्तिका हम अवश्य ले जाएं और जिनको एक प्रति के से अधिक जिनको आवश्यक है वो खरीद भी सकते हैं। वो सहयोग शुल्क उसका 10 रुपया है। इतनी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूँगा कि वंदनीय बाबा साहब के विचार समाज में ठीक तरह से पहुंचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करें और अपने देश के हित में वंदनीय बाबा साहब ने जो एक बड़ा कार्य किया है उसमें हम हमारा एक छोटा सा योगदान समाज के प्रति समर्पित करें। इतना ही आवाहन करते हुए मैं मेरा प्रास्ताविक समाप्त करता हूं। धन्यवाद महोदय। ज्या प्रसंगाकरता, ज्या क्षणाकरता आपण इथे सगळेजण जमलो आहोत, तो क्षण आता लवकरच साजरा होणार आहे। पुस्तिका विमोचनाचा क्षण। श्री मिलिंद ओक द्वारा लिखित पुस्तिका महानायक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज या ठिकाणी प्रकाशित होणार आहे। भारतभूचे सुपुत्र असलेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजातील शोषित वंचित घटकांना प्रमुख प्रवाहात आणणारे अग्रणी आहेत हे आपण जाणतोच। त्यांचे कार्य, त्यांची श्रेष्ठता या पुस्तिकेतून आपल्या समोर येणार आहे। एक महान चिंतक, महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, विधिज्ञ, शिक्षाविद, संविधानकर्ता आणि समाजसुधारक या रूपात आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ओळखतो। त्यांचा जीवनालेख ही पुस्तिका आपल्या समोर मांडते। या पुस्तिकेचे लेखक आहेत श्री मिलिंद दत्तात्रय ओक। 1962 साली बदलापूर ही जन्मभूमी लाभलेले मिलिंदजी
BSc गणित या विषयामध्ये शिक्षा प्राप्त आहेत. 1982 पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ याचे पूर्णकालीन कार्यकर्ता आहेत. 1990 ते 1997 विश्व हिंदू परिषद कोकण विभाग संघटन मंत्री. 1997 ते 2003 पुणे महानगर प्रचारक. 2004 पासून अभिलेखागार हे दायित्व त्यांच्याकडे होतं. 2007 ते 2013 www.rss.org ही वेबसाईटचंही दायित्व त्यांच्याकडे होतं. त्यांचं प्रकाशित साहित्य आतंकवाद 2003, गोधरा 2003, क्रॉस पर्पजेस 2012, ईसाईयत की समृद्ध संसाधनों का विश्लेषण हे या क्रॉस पर्पजेस या पुस्तकातलं गाभा आहे. अशा मिलिंदजींनी लिहिलेलं, मिलिंदजींच्या मुखावाटे बाहेर पडलेली जी वचनं आहेत ती इथे पुस्तक रूपाने आपल्यासमोर आलेली आहेत. या पुस्तिकेचं एक आणखी विशेष, सहज पुस्तिका जेव्हा अभ्यासत होते हे सगळं लिहिण्याकरता तेव्हा लक्षात आली की या पुस्तिकेमध्ये 3 मिलिंदांचा सहभाग आहे. पहिले मिलिंद ज्यांनी ही पुस्तिका लिहिली आहे, ज्यांनी ती लेखणीने आपल्यासमोर आणली. दुसरे मिलिंद आहेत डॉक्टर मिलिंद कांबळे, ज्यांनी या पुस्तिकेला प्रस्तावना दिलेली आहे. आणि तिसरे मिलिंद आहेत डॉक्टर मिलिंद माने, जे या पुस्तिकेचं आज अनावरण करणार आहेत. या 3 मिलिंदांनी या सुंदर अशा पुस्तिकेला आपल्यासमोर आणण्याचं कार्य आपल्याकरता केलेलं आहे. अधिक वेळ न दवडता आपण पुस्तक प्रकाशनाकडे वळूया. मंचावरील सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया या पुस्तिकेचं विमोचन करावं. धन्यवाद महोदय. नेहमीच्या प्रथेला थोडासा फाटा देऊन, म्हणजे अगोदर माननीय अध्यक्षांचं उद्बोधन आपण अगोदर घेणार आहोत अध्यक्षांच्या सहमतीने. थोडासा आपण बदल केलेला आहे. त्यामुळे मी माननीय डॉक्टर मिलिंदजी माने महोदयांना विनंती करते की त्यांनी उद्बोधन करावं. सर्वप्रथम सबसे पहले मैं भारत माँ को वंदन करता हूँ. भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्मृति को मैं अभिवादन करता हूँ. मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्री गुरु प्रकाश पासवान जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय धनंजय वैद्य साहब, हमारी बहन जो उत्कृष्ट ऐसा संचालन कर रही हैं, यहाँ पर सभी आत्मीय बंधु भगिनी तथा सभी भाइयों, आज शुरुआत में बहुत यानी अच्छी बात कही कि यहाँ पे इस पुस्तक के प्रकाशन के पर्व पर 3 मिलिंद का नाम जुड़ा हुआ है. एक मिलिंद जी ने किताब लिखा है, दूसरे मिलिंद जी ने उसे प्रस्तावना दी है, मिलिंद जी कांबळे, जो डिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. और हम डॉक्टर मिलिंद माने यानी कुछ वैद्यकीय व्यवसाय एवं राजकारण के साथ में जुड़े हुए एक व्यक्ति, हमारा भी नाम मिलिंद है. तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मिलिंद भगवान गौतम बुद्ध के कार्यकाल में एक बड़े राजा हो गए और उनका मिलिंद प्रश्न नाम का बहुत बड़ा किताब है और उन्होंने कई प्रश्न भगवान गौतम बुद्ध जी से कहे, वो मिलिंद प्रश्न, और उसके पूरे सवाल जवाब होने के बाद में जितने भी प्रश्न उनके मन में उठे थे मिलिंद राजा के मन में, तो पूरे उसके उत्तर भगवान गौतम बुद्ध ने दिए. और फिर बाद में वे मिलिंद जो है बुद्ध धम्म को
उन्होंने अपना लिया और पूरा जीवन कार्यकाल बुद्ध धर्म के अनुसार उन्होंने व्यतीत किया। ये मिलिंद का यानी हिस्टोरिकल रेफरेंस ये नाम से है। और ये मिलिंद नाम जो है, जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की ही दीक्षा भूमि पर जब बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो एक बौद्धकालीन नाम बस्ती को देना, बच्चों को देना, नहीं तो मेरे परिवार में मेरे बड़े पिताजी का नाम था नारायण, भगवान से संबंधित। हमारे काका का नाम था बीच वाले जो थे, उनका हरिभाऊ, यानी वो भी भगवान से संबंधित। मेरे पिताजी का नाम था पांडुरंग, वो भी भगवान के संबंधित। और मेरी एक आत्या थी, उसका नाम था लक्ष्मीबाई, तो वो भी भगवान से संबंधित। लेकिन दीक्षा होने के बाद में हमारे पिताजी यहाँ पर आए और बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, तो पहले सुपुत्र हम ठहरे तो हमारा नाम मिलिंद रखा, और फिर बाद में भी जितने भी सुपुत्र है, अभी मेरा भी सुपुत्र है, मैंने मेरे सुपुत्र का नाम मैत्रेय रखा, जो बुद्ध धर्म से यानी ऐसे नाम देने का प्रघात हुआ। मिलिंद जी वो भी यानी 1956 के बाद में उनका जन्म है, 1962 का है, तो शायद उनके माता पिताजी को भी हमारा बच्चा मिलिंद राजा जैसा हो, ऐसे उनके मन में भी भावना होंगी, तो उनका नाम भी मिलिंद रखा गया। और एक राजा ने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जो शोभा देना चाहिए, वैसे एक अच्छे किताब का यहाँ उन्होंने यानी भाषणों का संग्रह है समझो, लेकिन भाषण उन्होंने अपने लिखित भाषा के अंदर में लिखकर ये एक बहुत अच्छी छोटी सी किताब है हमारे समक्ष रखी है। हालांकि आजकल सब ज़माना जो है चाइनीज़ फूड का ज़माना है, झटपट वाला। बड़ी किताब यदि मिलिंद वोक साहब लिखते तो शायद वो ग्रंथालयों की शोभा बढ़ाती। और ये छोटी 52 पेजेस है, वैसा देखा जाए तो पृष्ठ से, मुख्य पृष्ठ से लेकर आखिरी तक के 52 पेजेस है, और कंटेंट इसके अंदर में लगभग 47 पेजेस का है। तो ये छोटी सी किताब जो है समग्र बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवनी के ऊपर में, इतने छोटे किताब में इतनी सारी उनके बारे में, जीवनी के बारे में मालूमात लिखना, ये बहुत बड़ा कार्य है। यानी बड़े लोगों के लिए बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, तो ही यानी उन्होंने इस किताब में ही कहा कि जो बड़े व्यक्ति के बारे में किताब लिखना यानी कितना कठिन काम है, तो उन्होंने पहले ही शुरुआत में बता दिया कि बड़े व्यक्ति के बारे में जब थोड़ा सा जानते हैं तो किताब लिख सकते हैं। और बाबा साहब के बारे में यदि मैं बहुत ज़्यादा जान गया रहता तो शायद मैं किताब नहीं लिखता, मैं आंदोलन करता। तो ये ओक जी का ये सेंटेंस है, ये बहुत प्यारा सेंटेंस मुझे इसमें लगा कि उन्होंने जितने बाबा साहब उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर में पढ़े और अभ्यास किया, तो उनको हमारे समक्ष रखा। अब कैसा है कि बहुत सारे विद्वानों ने बाबा साहब जी के ऊपर में किताब लिखी है, बड़ी बड़ी। धनंजय के साथ का किताब सबसे बड़ा किताब, और जिसमें समग्र बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतिहास उन्होंने लिखा, उसका भी कई जगह पर इसमें रेफरेंस आया है। तो अभी के बच्चों जो है बड़ी किताबें बड़ी मुश्किल से पढ़ते, यदि उनको यदि कुछ PhD का विषय रहा तो फिर वो ग्रंथालयों में जाके अभ्यास करेंगे। लेकिन थोड़े समय के अंदर में किसी ने समझो पंडित जी को बता दिया कि बाबा साहब जी के ऊपर में आप कल भाषण देना है, और पंडित जी सब वेद को जानते हैं, और बाबा साहब जी के ऊपर में मुझे कल भाषण देना है, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम भी करते हैं, आध्यात्मिक प्रकोष्ठ संभालते हैं, लेकिन कभी बाबा साहब जी के ऊपर में भाषण करने का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी किताब है। और ये व्यवस्था मिलिंद वोक साहब ने की है, इसके लिए मैं तहे दिल उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। इसमें उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो सेलेक्टिव ट्रूथ इज़ वेरी डेंजरस दैन लाई। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति के बारे में सेलेक्टिव ट्रूथ कहना वो बहुत डेंजरस होता है, और वो नहीं होना चाहिए।
सच्ची बात है, जो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पहले का बात में का सब परामर्श उन्होंने इस किताब में लेने का हर संभव प्रयास किया। खास करके मुझे जब उत्तरार्ध में जब किताब जाती है तो बाबा साहब जी अम्बेडकर जी ने जो आंदोलन किए तो उसकी विरासत कैसे शुरू हुई और बाबा साहब जी का जन्म जब हुआ तो वो कैसी परमोच्च सीमा पर थी और उसके बाद में उसका टर्मिनेशन जो है, जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाती है उसके साथ में उसका टर्मिनेशन भी हो जाता है, संविधान के रूप में हो जाता है। और संविधान के अंदर में जितने भी जो आंदोलन उठे थे यानी वो कई सालों से चल रहे थे। 1800 साल से यानी पिछड़े वर्गों के आंदोलन वे पूरे भारतवर्ष के अंदर में चल रहे थे। यानी ये बहुत बड़ी कहानी भी इस किताब के अंदर में उन्होंने संक्षिप्त में रखी है। केरला के अंदर में कितने आंदोलन हुए, महाराष्ट्र के अंदर में कितने हुए। महाराष्ट्र इसको पुरोगामी राज्य भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लोगों की जन्मभूमि भी है कि महाराष्ट्र के अंदर में महात्मा ज्योतिराव फुले जी हुए, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले भी हुई, उसके बाद में राजश्री शाहू महाराज भी हुए और तत्पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नंबर लगता है। और साथ ही में महाराष्ट्र किनार सटीक सयाजीराव गायकवाड़ ये भी महाराजा होकर गए, उन्होंने भी दलितों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। तो ऐसा जो पार्श्वभूमि बाबा साहब जी को मिली, विरासत में मिली, तो उनको आगे जाने के अंदर में बहुत सहायता भूत हुई वो। और वो पीरियड भी वैसा था। दो बातें बाबा साहब जी के सामने भी होगी कि उस वक्त स्वतंत्रता का आंदोलन परमोच्च सीमा पे चल रहा था और साथ में जातीय विषमता जो है इसके बारे में भी लड़ाई लड़ना बहुत आवश्यक था। और जातीय विषमता यदि नहीं होती है, देश के अंदर में समता नहीं आती तो वो स्वातंत्र क्या काम का, और बंधुता नहीं है तो भी स्वातंत्र क्या काम का है। स्वतंत्र तो हम हो चुके हैं इस भारतवर्ष के अंदर में, ये तो बात सत्य है, लेकिन समता और बंधुत्व की जो व्याख्या है वो हम पूरे उसको अचीव कर सके हैं या नहीं, इसके अंदर में भी वो साहब ने बहुत अच्छी तरह से लिखा। आखिरी में ये विरासत के दावेदार अभी फिलहाल कौन है, ये भी प्रश्न उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के तौर पे, यानी जैसा कोई चित्रपट बनाते हैं ना कि पार्ट 1 पार्ट 2, तो ऐसे तरीके से ये किताब का पहला अंक आया है ऐसा हमें लगता है। उन्होंने अपना एंड जब आखिरी में किया है कि ये विरासत अभी फ़िलहाल है किसके पास में। पंडित जी, बाबा साहब जी ने जो यहाँ पर जितना भी काम किया है तो अभी ये विरासत आगे कौन लेके जा रहा है। अभी 70 साल हो चुके हैं, 75 हम तो स्वतंत्रता की अमृत वर्ष यहाँ पर मना रहे हैं भारतवर्ष के अंदर में, आने वाले कुछ सालों के अंदर में हम शताब्दी भी मना रहे हैं। तो शताब्दी के अंदर में अभी फ़िलहाल बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूवमेंट कहाँ पर है, इसका भी एनालिसिस होना चाहिए। मैं पासवान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है और राजकीय भवितव्य उनके उम्र को देखते हुए बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये कैन बी ए वेरी गुड लीडर इन इंडिया फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। तो इनका अभ्यास भी, कल मैं मंथन के कार्यक्रम में था तो बहुत सुलझा हुआ उनका व्यक्तित्व है और वैचारिक दृष्टि से भी वो काफ़ी प्रगल्भता उन्होंने पाई है और आगे के जो रास्ते हैं काफ़ी उनके लिए सुखद है और साफ भी नज़र आते हैं मुझे। लेकिन प्रश्नों के साथ में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये विरासत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ तक ला कर रखी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की विरासत अभी आगे कौन लेके जाने वाला है, ये अत्यंत महत्व की बात है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना अपना पूरा जीवन जो जिन दलितों के उत्थान के लिए दिया है, दलित इस शब्दों को भी अब कल इस मंथन के कार्यक्रम में एक हमारे प्रश्न करने वाले व्यक्ति ने पूछा कि दलित शब्द भी अभी हमें उच्चारना ठीक नहीं, तो हमें शेड्यूल कास्ट कहिए। ये भी एक अभी नई नई समस्या आ रही है कि अभी पहले जो है जाति, यानी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य अन्य राज्यों के अंदर में अन्य अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं तो उनको अभी वो जातियों का उल्लेख करना गाली जैसा लगता है। यानी महार जाति का संबोधन करना
यानी वो अभी वो गाली लगती है, वो प्रशंसा नहीं लगती है। तो इस वजह से हमारे खुद के बच्चे जो है कि यस आई एम बिलोंगिंग टू महार कास्ट, ऐसा बोलने के लिए भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। मेरा खुद का बच्चा 21 साल का है। पापा बोले कि ये अपन शेड्यूल कास्ट क्यों लिखते हैं, बोले कि ये शेड्यूल कास्ट मुझे नहीं पसंद, यानी शेड्यूल कास्ट इस शब्द के ऊपर में भी वो ऑब्जेक्ट करता है मुझे कि आई डोंट लाइक दिस। यानी मुझे शेड्यूल कास्ट संबोधित होना भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से आने वाली पीढ़ी का यानी संबोधन चल रहा है, दलित शब्द भी उनको गाली लग रही, महार शब्द भी गाली लग रही। ये बातें जो है अभी आने वाली पीढ़ियों के सामने हम कैसे परोसे। यानी मराठी में कहावत है, जो नहीं जाती वो जात, जात नहीं थी जात म्हणतात। अभी मैं जो है, मेरे पिताजी ने बुद्धिस्ट धम्म की दीक्षा ली, तो मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर में 4th क्लास में भी बौद्ध लिखा हुआ था, उसके बाद में 7वीं में भी बौद्ध लिखा हुआ था, फिर बाद में 12वीं के अंदर में मुझे स्कूल लिविंग मिला तो उसके ऊपर में कोई जाति का उल्लेख ही नहीं, लिविंग सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दे दिया। फिर क्योंकि उस वक्त मैं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाया, लेकिन जब मुझे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना था तो फिर मेरा रिजर्व कैटेगरी के अंदर में प्रवेश हो रहा था, तो फिर मुझे मैं इस कास्ट का हूँ ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो हमने फिर वो बौद्ध के हमारी स्कूल लिविंग 4th की 7वीं की रखी, तो कास्ट वैलिडिटी समिति ने बोला कि नहीं भैया ये बौद्ध तो है। फिर बाद में हमारे पिताजी का जन्म दाखला लिखा, कोतवाल बुक की नोंद रखना पड़ा, तो उसमें महार लिखा हुआ था। हमारे पिताजी की जन्म तारीख उस पर भी महार लिखा हुआ था। तो आखिर में मुझे बौद्ध की कास्ट वैलिडिटी नहीं मिली, मुझे महार की कास्ट वैलिडिटी मिली। और वो मैंने कहा अभी पंगा लेने का समय नहीं है, चुनाव को भी सामने जाना था और साथ ही में अपन इधर में मेडिकल में भी प्रवेश लेना था। तो अभी प्रवेश तो लिया, पढ़ाई वगैरह हो गई, चुनाव के लिए भी हम सामने गए, लेकिन अभी हमारे बच्चे पूछते हैं, क्योंकि उनका जब हमारी कास्ट वैलिडिटी महार है तो मेरे बच्चों की भी सब महार कास्ट उनके वैलिडिटी के ऊपर में आ गई। तो मेरी एक बच्ची पायलट है, शी इज़ फ्लाइंग विथ इंडिगो एयरलाइंस, और वो जब पायलट है तो सी आल्सो वो सीधे बोलती कि डैड हमने पढ़ाई स्कॉलरशिप लेकर नहीं की, आप यानी उच्च शिक्षित थे और आर्थिक दृष्टया पिछड़े भी नहीं थे, इस वजह से आपको हमारे लिए स्कॉलरशिप मिलना ही नहीं था। आपने यदि लिया रहता तो आपके पॉलिटिकल करियर के ऊपर में प्रश्न निर्माण हुआ रहता कि डॉक्टर मिलिंद माने अच्छा खासा दवाखाना है, हॉस्पिटल चलाते हैं, पत्नी भी डॉक्टर है, वो भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलाती है, 4-5 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, तो फिर हमें तो स्कॉलरशिप मिलना ही नहीं, तो हमने नहीं लिया। तो पापा बोले मैंने जब ये ट्रेनिंग लिया हूँ, मैं फ्लाइट यानी हवाई जहाज चलाती हूँ, मैं इंजन उड़ाने का और चलाने का टेक्निक जानती हूँ, इसके अंदर में मेरा कास्ट का क्या योगदान है। शी इज आस्किंग टू मी कि व्हाई शुड आई राइट महार। तो इवन शी सेड मी आई विल नॉट मैरी विथ माई कम्युनिटी पर्सन्स, आई विल मैरी आउट ऑफ माई कम्युनिटी, एंड शी डिड इट। मैं कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, ये हमारे प्रश्न, मेरे परिवार के प्रश्न बता रहा हूँ। मेरा बच्चा ऐसा बोलता है, मेरी बच्ची ऐसी बोलती है, ये द्वंद्व अभी पासवान साहब हमारे सामने आ रहा है। अभी आगे में जो है ना, हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा कास्ट सिस्टम। और फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस किताब में उसका उल्लेख है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, ये किताब बाबा साहब जी ने लिखा था। क्या अभी भारत देश के अंदर में कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण करना जरूरी हुआ है? कि अभी कैसा है कि बाबा साहब पहले थे, जो थे उनके ज़माने के थे, अभी बाबा साहब 70 साल 100 साल के अंदर में, यह अलग बात है। और 100 साल के बाद में आने वाले बाबा साहब तो हमेशा जीवित रहेंगे, हजारों साल जीवित रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। यानी उनका कार्य इतना बड़ा है कि जब तक ये भारत देश रहेगा, भारतीय संविधान रहेगा, और भारतीय संविधान रहेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी रहेंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी रहना है तो ये सभी उनका समाज और भारत देश के अंदर में ये सभी प्रश्न आगे में। तो हमें यह अभी आगे की जो बातें हैं कि आगे का भारत हमारे सामने हम कैसा रखेंगे।
आज वोग साहब ने इस किताब के अंदर में जो खास करके अभी इसकी वसीयत जो है बाबा साहेब आंबेडकर जी की जो वारसा है मराठीमध्ये आपल्याला पुढे घेऊन जायचा है और खास करके हिंदी में उसको विरासत कहेंगे। तो ये विरासत जो है आगे में अभी कैसी जाने वाले हैं। हमारी विनंती है, यहाँ पर उन्होंने शब्द का उपयोग भी किया कि ये विरासत वही लोग सामने लेके जा सकते हैं, कोई व्यक्ति और कोई संगठन, और वो संगठन कौन सा है उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ दिया। लेकिन हम समझ गए कि वो संगठन और व्यक्ति कौन है, और जहाँ पर व्यक्ति पूजा न होती हो और व्यक्ति पूजा न होने वाला, और इस भारतवर्ष के अंदर में आरएसएस संगठन है। और हम यह चाहते हैं कि आप व्यक्ति पूजा नहीं करते हो, जातीयता नहीं है, तो बाबा साहब आंबेडकर जी का एक बार द्वंद्व हुआ था। इवन दीक्षा भूमि के ऊपर में भी बाबा साहब आंबेडकर जी ने अपने भाषण में कहा था कि भैया आरएसएस का मुख्यालय यहाँ पर है, इसलिए मैंने ये स्थान नहीं चुना हूँ। ये स्थान तो हमारे वामनराव गोडबोले जी गुरु जी है, जो बुद्ध धर्म के दीक्षा के लिए उन्होंने चयन किया है, इसलिए मैं यहाँ आया। बाबा साहब आंबेडकर जी ने यहाँ पे दीक्षा नहीं लेना चाहिए। उस वक्त के हमारे कुछ पॉलिटिशियन लोग जो है हमारी जात के लोग हैं, बाबा साहब आंबेडकर जी ने यदि बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया तो हम शेड्यूल कास्ट नहीं रहेंगे और हमारा आरक्षण चला जाएगा। तो इसके लिए बाबा साहब आंबेडकर जी के खास कार्यकर्ता उनको विरोध कर रहे थे। एक ने तो इतनी काड़ी लगा दी है बाबा साहब जी के पास में कि बाबा साहब बोले आप दीक्षा जो ले रहे हैं ना, बोले वहाँ पे बोले वो एक बहुत बड़ा तालाब है, बोले उसको कौन सा तालाब है अपना, हाँ नहीं गोरेवाड़ा नहीं, अंबाझरी तालाब है बोले, और वो अंबाझरी तालाब के किनारे पे अपना दीक्षा समारंभ हो रहा है। और बोले आरएसएस का प्लान है बोले कि वहाँ पर आपने दीक्षा लिया तो वो बम लगा के फोड़ने वाले हैं और वो पूरा पानी आएगा और पूरे तुम्हारे 4-5 लाख लोग हैं उसके अंदर में बह जाएंगे, अतः ये कार्यक्रम न लो। तो वामनराव जी गोडबोले जी को बाबा साहब ने तुरंत फ़ोन करके दिल्ली बुला लिया और बाबा क्या रे भैया ये कैसा क्या है, ऐसा सुन रहा हूँ। तो नहीं साहब, बाबा साहब बोले वो जो खेती हमने चयन किया है वो खेती थी उस वक्त, और ये खेती एक व्यक्ति ने दिया है, हमने उसको प्लान किया है, और वो जो अंबाझरी तालाब है और उसका जो डैम है वो बहुत दूर है, अन्ना ही फूटने वाला है, और फूट भी गया है ना बोले तो उसका पानी जो है वो नाग नदी से लेकर बह के अलग जाता है। बाबा साहब जी ने यहाँ दीक्षा लेने का कारण भी बताया था कि ये नागपुर है, नागों की भूमि है, ओरिजिनल लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इसके लिए ये स्थान का मैंने चयन किया हूँ और नागपुर को हमने चुना हूँ। अब देखो इतने बड़े, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और भी एक बात बता देता हूँ कि जब महाड़ के चौदार तालाब का सत्याग्रह की बात आई थी तो उस वक्त इस किताब में जो रेफरेंस है कि उस वक्त उन्होंने कहा था, यानी ब्राह्मणेतर पार्टी थी, यानी ब्राह्मणेतर एक पक्ष पार्टी थी, वहाँ पर कुछ लोग काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप ब्राह्मण लोगों को साथ में मत लो, ये आपका चौदार तालाब का जो है ना ये कार्यक्रम, हम जो बामन छोड़कर जो लोग रहेंगे ना वो पूरे आ जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, मेरी लड़ाई कोई जाति से नहीं है, मेरी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, मेरी लड़ाई ब्राह्मण से है बस। और आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन के अंदर में उस वक्त के टॉप ब्राह्मण लीडर्स साथ में थे, चाहे महाड़ का आंदोलन हो वहाँ पे ब्राह्मण थे, चाहे मनुस्मृति का दहन हो, पहला पन्ना ब्राह्मण ने फाड़ दिया था, ब्राह्मण थे। और आपको कहीं प्रसंगों के अंदर में इवन काला राम मंदिर का 1930 से लेकर 35 तक के जो आंदोलन हुआ था, सबसे लंबा मंदिरों के लिए आंदोलन इस भारतवर्ष के अंदर में जब चला कि राम जो है भैया हमारे सबके देवता है और आप मंदिर में जाते हैं तो हम क्यों न जाए। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर जी कोलंबिया में रह के आए, लंदन में रह के आए, साइंस भी वो पढ़े लिखे थे, वो बहुत सीजन पर्सनैलिटी थे कि उन्होंने विदेश में जो विद्यार्थी रह के आता है और विदेश से वो अपने देश को अवलोकित करता है तो मेरे देश के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, वो जब वो विद्यार्थी थे तभी वो जान गए थे कि मेरे देश के अंदर में ये है बुराई है, उसके लिए मुझे काम करना है। तो उधर से जब वापस आए थे तो चौदार तला का पानी
पीने के लिए उन्होंने हाथ में लिया, पिया जरूर, लेकिन कितना पिया? मेरे जैसा डॉक्टर विद्यार्थी यानी बाबा साहब भी उस वक्त अमेरिका से जब आए तो अमेरिका के अपने बच्चे लोग वहाँ से अभी वापस में आते हैं ना, तो बिस्लरी की बोतल ऐसी बगल में लेके घूमते हैं। अपने माँ बाप का हाथ का पानी भी हमारे बच्चे खुद नहीं पीते हैं यहाँ पर आने के बाद में। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो चौदार तालाब जहाँ पे मवेशी या धोने का काम होता था, कुत्ते वगैरह रहते थे, तो वहाँ का पानी पिया होगा। सांकेतिक उनका वो सिंबॉलिक एजिटेशन था। कालाराम मंदिर के अंदर में राम उनको कितना प्रसन्न होने वाला था, ये बात नहीं थी साहब। मंदिर के अंदर में जब वो आपका भगवान है, हमारा भी है, वी शुड वांट एंट्री इन दैट टेम्पल, तो वो उसके लिए 5 साल लड़ा, यानी लड़ाई। और आश्चर्यजनक बात यह है कि विदा सावरकर जी वो कालाराम मंदिर के लड़ाई में थे साथ में बाबा साहब के, उन्होंने भी पत्थर खाए। यानी विदा सावरकर जी को भी अपने लोगों ने पत्थर मारे ना, वो भी तो ब्राह्मण था भैया, बाबा साहब के साथ में था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को ब्राह्मण लोगों ने बहुत सहकार्य किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो सहकार्य था, बीच में क्या गलत हो गया। हमारे अभी यहाँ पर जो परिचय देने में आ रहा था कि कुछ लोग बाबा साहब को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग मानते नहीं, 2 मत प्रवाह है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि नागपुर के अंदर में तो कोई 2 मत प्रवाह की जरूरत नहीं, यहाँ तो एक ही मत प्रवाह होना चाहिए। और आदरणीय मोहन जी भागवत जी का एक भाषण मैं वहाँ पर सुना था, पंजाब राव देशपांडे हॉल के अंदर में। उन्होंने स्पष्ट रूप से वहाँ पर कहा था कि जिस समाज को आप 1000 साल प्रताड़ित कर रहे हो, 100 साल आप उनको सहन नहीं कर सकते। मोहन जी भागवत का है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप उनके यदि भाषण जो है देशपांडे हॉल में हुआ, उसका रेफरेंस ले लो। और आज के तारीख में मोहन जी भागवत जो है बाबा साहब जी के बारे में इतना सुलझा हुआ व्यक्तित्व करते हैं, यानी अपना भाषण देते हैं, तो हमारे यानी हम बिल्कुल फूले नहीं समाते। और हमें भी ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है ये कोई जाति, एक्चुअली ही वॉज नॉट अ लीडर ऑफ वन कम्युनिटी, वन कास्ट, ही इज अ लीडर ऑफ नेशन। यानी उनके पढ़ाई से लेकर वो भारत देश के सुपुत्र है, वो भारत देश के सुपुत्र है। पढ़ाई के अंदर में ये था, तो एमए के अंदर में थीसिस का विषय जो था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यानी संचालन और आर्थिक व्यवस्था क्या है उसके ऊपर में उनका रिसर्च था। उसके बाद में डॉक्टरेट के लिए जब उन्होंने काम किया तो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, यानी अंग्रेजों ने इस भारत देश को आर्थिक दृष्टया कैसा लूटा, ये बताने के उनके ज़माने में वो काम किया भाई। तो वो देशभक्त थे और भारत देश को वो बेहनता प्यार करते थे, यानी देशभक्ति के बारे में। तो उनके अब वो आखिरी वाला भी उदाहरण ऐसा ही है ना, कितने लालूचे थे वो साहब, कितने मुस्लिम को, ये यानी राजाओं की लालूच थी करोड़ों रुपए के साथ में, मुस्लिम राजा की थी, क्रिश्चियन लोगों की थी, सिख समुदाय भी उनके पीछे पड़ा रहता। कर लो थोड़ा सा बाबा साहब जी का, यानी उन्होंने पैसे लेकर, वो तो निज़ाम जो है करोड़ों रुपए लेके बैठा था, जमीन भी देता हूँ, पैसे भी देता हूँ, और जो चाहिए वो चाहिए, बस एक तुम मुस्लिम धर्म की दीक्षा ले लो, कार्यक्रम खत्म। क्या रहता भारत देश का चित्र। आज ये हिंदुस्तान हम नहीं कहते थे, इसको हमको और भी एक आधा पाकिस्तान का ही नाम ही हमारे भारत देश को मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के देश के ऊपर में ये उपकार है। यदि क्रिश्चियन बनते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्रिश्चियनिटी का भी अभ्यास किया, मुस्लिम धर्म का भी अभ्यास किया, सिख धर्म का भी अभ्यास किया, लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं, ठीक है कि उन्होंने 1935 के अंदर में येवला के अंदर में कहा था कि मेरा हिंदू धर्म के अंदर में जन्म हुआ, लेकिन जन्म ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरूंगा मैं हिंदू धर्म में नहीं। 1935 के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने येवला के अंदर में जाहिर रीता इस वक्त बोला था, तो उस वक्त विचार होना चाहिए था। 30 साल दिए बाबा साहब ने, 35 से लेकर तुम्हारे 56 तक के 30 सालों के ऊपर में भी उनके ये धमकी नहीं थी, ये तो एक रिक्वेस्ट थी कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए,
कि मंदिरों के अंदर में प्रवेश दो, हमको हमारे पीछे जो 52 काम लगा दिए हैं और निम्न दर्जे के काम लगा दिए हैं वो हमारे छोड़ा, हमको शिक्षा का अधिकार दो। अंग्रेज़ों ने भी उनको शिक्षा नहीं दी। 1815 के अंदर में अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत देश के अंदर में शिक्षा प्रारंभ की, तो 1855 तक के उन्होंने भारत के अंदर में शेड्यूल कास्ट लोगों को पढ़ाई का अधिकार नहीं दिया। यानी शेड्यूल कास्ट के विरोध में भी अंग्रेज कैसे थे, बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त गोलमेज परिषद के अंदर में कहते थे। और रहा यानी इस शेड्यूल कास्ट की कीमत कब हुआ, तो उन्होंने अपने लिए स्वतंत्र मतदार संघ मांग किया था और वो स्वतंत्र यानी गोलमेज परिषद के अंदर में वो मांग पूरी हुई, अंग्रेजों ने दिए और इधर में आए और पुणे के अंदर में येरवड़ा जेल के अंदर में महात्मा गांधी अनशन के ऊपर में बैठने के बाद में स्वतंत्र मतदार संघ अंग्रेजों ने दे दिया था, उनको पक्का दे दिया था, कोई यानी उसमें दो राय नहीं थी। गांधी जी उस गोलमेज परिषद में थे, उन्होंने भी मान लिया था कि यस दिया है बस। लेकिन यहाँ आने के बाद में जैसे ही वो जहाज से उतरे वो सीधा चले गए और येरवड़ा जेल के अंदर में उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। पंडित जी महात्मा गांधी येरवड़ा जेल में वो अनशन में मरते, क्या होता? सबसे पहले खून होता बाबा साहब अम्बेडकर का, और फिर गांव के बाहर में रहने वाले दलितों को इस महाराष्ट्र के अंदर में खून की नदियाँ बहती, काट डाले रहते। फिर बाबा साहब को ऐसा लगा, अरे जब ये मैं मेरे समाज के लिए जब कर रहा हूँ, मैं नहीं जीवित रहूँगा, मेरा समाज नहीं जीवित रहेगा, तो फिर वो राखी मतदार संघ लेकर मैं क्या करूँ? फिर अमेंडमेंट हुआ, पुणे पैक्ट हुआ। वैद्य साहब हम ये बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमारी समाज के लोग दूषण देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी जी को मरने देना था, साइन नहीं करना चाहिए था। बड़े ऐसे ताव के साथ में बोलते हैं, इतना ताव खाना जरूरी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर दूरदर्शी नेता थे, समाज नहीं रहा रहता, वे स्वयं नहीं रह रहते। बाबा साहब अम्बेडकर उसी वक्त यदि चले गए रहते तो फिर संविधान कौन लिखता जी? कैसा भारत देश का ये रहता था? संविधान लिखने के लिए यानी जो महात्मा यानी इस भारतवर्ष के अंदर में महात्मा गांधी जी से जिसने भी पंगा लिया, सुभाष चंद्र बोस ने पंगा लिया, उनको यानी चुनकर आए थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के साथ में पंगा लिया, लेकिन बाद में उनको उनके साथ में मेल मिलाप कर काम करने पड़ा। महात्मा गांधी के साथ में पंगा लेने वाला और आखिरी तक के टिकने वाला एक ही बाबा साहब अम्बेडकर थे, आखिरी तक के टिके रहे। और महात्मा गांधी जी ने भी इस व्यक्ति को माना कि जब संविधान लिखने की बात जब आई है, तो हमने भी कहा था वैद्य साहब यहाँ पर कि बाबा साहब अछूत समाज के हैं, संविधान सभा के अंदर में आने के लिए हमने दरवाजे तो क्या, हमने तो झरोके भी बंद कर डाले हैं। वो तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन कांग्रेसियों का जो पश्चिम बंगाल के अंदर में थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुन कर दिया और वो संविधान सभा में आए और हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। और इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया के अंदर में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके ऊपर में प्रश्न उठाने का कोई बात नहीं है। सबसे सुंदर और सबको साथ में लेके चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे भारत देश का है। अभी लेकिन वो साहब ने इसमें जो प्रश्न चिन्ह हमें आगे के अंदर में दिए हैं, तो ये जो समाज को अभी हम ये चाहते, कैसा है भाई कि पहले हिंदू भाई या हमारा भाई पहले था, आज भी हमारा हिंदू भाई हमारा भाई साहब। भागवत जी ने कहा कि ये हमारा यानी कोई भी एक आधे, अरे 4 भाई घर में रहे ना, तो 4 भाई एक आधा भाई यदि झगड़ा करता है यानी उसकी बात मानते नहीं, अपन छोटे वाली की बात अक्सर करके माना नहीं जाता। पंडित जी बड़े को बहुत सहन करना पड़ता और छोटा वाला हमेशा परिवार के अंदर में पंगा करते रहता है। आप पासवान जी छोटे हैं क्या बड़े हैं घर में? अब ये जो भी है, लेकिन कैसा रहता है कि वो जो पंगा करता है ना छोटा वाला भाई, तो उसको समझ लेना चाहिए। वो समझा नहीं गया उस वक्त। कालाराम मंदिर के आंदोलन में समझा जाता, 30 साल दिए तो समझा जाता, तो क्या फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती? ये छोटा भाई घर के बाहर जाता? नहीं जाता साहब। आप छोटे भाई को इतना प्रताड़ित करोगे, इतना मारोगे, तू खराब है, तू खराब है। एक आध दिन गुस्सा आता है, मैं घर छोड़ के चला, सो अलग हम तो इससे ऊपर में कि नहीं। अभी हमारे बड़े भाई हिंदू धर्म के भाइयों ने ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाबा साहब के ऊपर में नहीं करना चाहिए, ना ही उसके समाज के ऊपर में करना चाहिए। अरे आखिर तो आपके खून के है। छोटा भाई भी यानी अपने कहावत भी है कि सुबह जो भटका है शाम को लौटा है, तो उसको भटका नहीं कहते हैं। तो ये इसका परिशीलन कौन करेगा?
ये परिचालन करने की जिम्मेदारी अभी भारतीयों की है, हमारे बड़े भाइयों की है। और ये भी बता देता हूँ कि ये होना अति अनिवार्य है। आप इस भारत देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक के क्या परिस्थिति है, क्या वाद चल रहे हैं, आपको आप भली भांति इसके अंदर में। और ये हमारा छोटा भाई जो है, उस वक्त बाबा साहब थे तो सब सुनते थे। अभी हमारे इसमें कोई किसी का सुनता नहीं भाई, बिल्कुल नहीं सुनता। इसीलिए हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जितने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितने अच्छे अच्छे संगठन दिए जी, वो उन्होंने समय के साथ में बहिष्कृत हितकारिणी सभा दिया उन्होंने 1924 के अंदर में, समाज समता संघ दिया था 1927 के अंदर। समाज समता संघ साहब तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मालूम है क्या, जनेऊ यानी दलितों को शिक्षा नहीं थी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी तब हिंदू थे, और दलित विद्यार्थियों को जनेऊ पहनाकर वो वेद का पठन करवाते थे। तो क्या गलत करते थे क्या भैया? दलितों को अधिकार ही नहीं था पढ़ाई के लिए, तो वो जनेऊ पहनाकर उनको पढ़ाते थे। तो कोई गलत काम बाबा साहब जी ने नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 1937 के अंदर में तैयार की थी, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस नागपुर में तैयार किया था 1942 के अंदर में। कामठी के अंदर में 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी इस नागपुर शहर के अंदर में आए थे। तो ये संगठन के बाद में, उसके बाद में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मसूदा तैयार किया था। और हमारा दुर्भाग्य यह है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका के धरती के ऊपर में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तैयार किए थी कि यहाँ पे कांग्रेस को जबरदस्त विरोधी पक्ष यहाँ पे तैयार होना चाहिए था। अभी यह हमारी रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो हमारी दीक्षा भूमि पर हुई। बाबा साहब जाने के जो दूसरा हमारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिन था, उसके एक दिन पूर्व ये रिपब्लिकन पार्टी की 1957 के अंदर में स्थापना हुई। अब ये रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना रेशिम बाग के आसपास के मैदान के ऊपर में होती थी। वहाँ पे प्रख्यात्र भी बुलाने वाले थे बाबा साहब, और कई ब्राह्मण लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में रहते थे। रेशम बाग के मैदान के ऊपर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यदि एस्टेब्लिश होती तो भाई ये दूसरा तीसरा रूप नहीं रहता, वो भारतीय जनता पार्टी जो रहती थी, मालूम है क्या, और कहीं के कहीं निकल जाते थे हम लोग। लेकिन हमारी रिपब्लिकन पार्टी के हमारे नेताओं ने गलत जगह पे स्थापना किया। वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अनलिमिटेड लोगों की बन के रही, वो बौद्धों की पार्टी रही। बौद्धों के अंदर में कुछ साल तक अच्छी चली, फिर जो एक में की टांग खींचने वाला, ये हमारे खून में ही है। पता नहीं है टांग खींचने वाला कार्यक्रम कहाँ से आता है। तो टांग खींचते खींचते वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के इतने धड़े हुए हैं कि अभी नाम लेना भी हमें लिए शर्म लगती है। आई हैड वर्क इन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर 15 ईयर्स, और मुझे ऐसा निकाला कर फेंका गया कि कुछ नहीं। फिर 5 साल में ऐसा हुआ मेरा, नितिन जी गडकरी साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि मिलिंद माने तू अकेला मत लड़, बोले तू आ जा, बोले हमारे साथ में। मैंने कहा भाई मैं आऊँगा। नितिन जी गडकरी और हम साथ में, हम यानी वे मेरे से केवल 1 साल उम्र में बड़े। हम ये बर्डी के अंदर में नितिन जी गडकरी साहब को मैंने पोस्टर लगाते हुए, सीढ़ी लगाते हुए, एक हाथ में वो पुड्डल और वो RR रोड का पानी लगाते थे। कई बार मैंने भी यहाँ पे तुम्हारे झांसी रानी चौक के अंदर में उनको पोस्टर लगाने के अंदर में मदद की थी। विद्यार्थी आंदोलन के हम नेता थे, और उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में अपना जनसंघ का बिल्कुल मैत्री थी। हम मिलकर लड़ते थे विद्यापीठ का चुनाव, गडकरी साहब और हम मिलकर लड़ते थे, कांग्रेस के विरुद्ध में लड़ते थे। और तब से मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब बौद्ध समाज, यानी उस वक्त को मैंने देखा नितिन गडकरी साहब को, मुझे जय भीम कहते थे, वो जय भीम मिलिंद, और मैं उनको भी जय भीम कहता था। यानी वो बाना रखने वाला नेता हमारे पास में। और कैसा है, अभी एक छोटा सा यानी जोक याद आया कि मैंने वो 2-3 दिन पहले एक कार्टून पढ़ा तो आपके लोकमत के अंदर में, कि वो मोदी जी को जो सामान्य व्यक्ति बोलता है अकोला का कि मोदी जी लगे तो 5 रुपये पेट्रोल और डीजल के बढ़ा डालो, बोले लेकिन ये जो ट्रॉफी का कैंसर जो कर्कवृत्त जो गया है, बोले इसको बोले आप थोड़ा नीचे करो, बोले भारत के बहुत सूरज तप रहा है, बोले बहुत धूप लग रही है, बोले तो इसको नीचे करा डालो, बोले। तो मोदी जी बेचारे प्रश्न चिन्ह से देख रहे। अब मैं इसका जो कार्टूनिस्ट का ये लेना चाहता हूँ कि ये जो कर्कवृत्त जो जा रहा है, ये भारत देश को 2 विभाग के अंदर में यानी बट के रख दिया उसने। एक उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है।
उत्तर भारत के रामो पासवान जी, हम क्षमा चाहेंगे बोला क्या कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के और मध्य भारत के लोगों को पंत प्रधान नहीं बनने देते। यानी मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, इस किताब में कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर पंत प्रधान बनते थे कि उनका विजन क्या रहता था। नदी जोड़ प्रकल्प जो है ना, और सड़कें बनाने का प्रकल्प, बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से 32 से 42 तक के वो वार असेंबली में थे। तो उन्होंने नदी जोड़ प्रकल्प, हीराकुंड, भाखरा नांगल, इतने बड़े बड़े डैम्स इस भारत देश में लाए। रिजर्व ना बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से हुई। और उनका काम जो है, अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ प्रकल्प के अंदर में आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी सभी तो काम अच्छा हो रहा है। तो पंत प्रधान में बाबा साहब को पंत प्रधान बनाते थे, ऐसा वो साहब इसमें कह रहे हैं। तो अभी बाबा साहब तो नहीं है। तो हमारे मध्य महाराष्ट्र में, नागपुर में मैं यह चाहता हूँ, ऐसा नहीं, मैं अभी यहाँ की मीडिया ने उधर हमारे नरेंद्र मोदी जी को नहीं बताना कि डॉक्टर मिलिंद माने बोलते हैं कि नागपुर से पंत प्रधान चाहिए करके, तो मेरी वाट लग जाएंगी, आने वाला विधानसभा का टिकट कट जाएगा मेरा। तो वैसा मत करने का। मैं ये सांगित, नरेंद्र मोदी द बेस्ट पर्सनैलिटी इन इंडिया नाउ। हाँ, उनका तो कोई आने पे, वो जब तक के है तो वही पंत प्रधान रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जी मूवमेंट सामने लेके जाना है, तो जो आदमी मिलिंद ओक है, नितिन जी गडकरी है, देवेंद्र फडणवीस साहब के मतदार संघ में दीक्षा भूमि है, और वो दीक्षा भूमि पे आते तो कड़क जय भीम बोलते हैं। तो ऐसे लोग आगे जाएंगे ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी समाज आगे जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। और ये बातें होना चाहिए। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मन की भावना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समाज वो जो चाहते हैं, इक्वेलिटी, स्वातंत्र और फ्रैटर्निटी, बंधुता, तो ये बंधुता और समता और स्वातंत्र का सही फायदा जब आएगा ना साहब, तो राजकारण के अंदर में, बाकी सभी व्यवस्था के अंदर में ये आपके छोटे भाई को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इस किताब का कि नहीं पूरा कि नहीं सार्थक हुआ, ऐसा मैं मानूंगा। मिलिंद जी वो को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज वे यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो प्रचारक है हमारे, कहीं दौरे पर है, पता भी नहीं चल रहा था कि वे कहाँ पर है। लेकिन मैं उनको तहे दिल धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक छोटी सी पुस्तिका के अंदर में बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, और ये छोटी की पुस्तिका के अंदर में बड़े बड़े प्रश्न ये सामने आए हैं, इसको समय अनुसार एड्रेस होना चाहिए। और हमारे विद्या विभूषित अच्छे वक्ता यहाँ पर आए हैं, यानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यानी ये कल हेडिंग रहेंगी भला क्या, और कभी कभी कि नहीं ये जो आपके ये व्हाट्सअप ये जो है ना, इसके ऊपर में जो न्यूज़ चले आएंगी ना, तो डॉक्टर मिलिंद माने ये हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर के कार्यक्रम में थे, तो हमारे लोग जो है ना बाल की खाल निकालने के अंदर में बड़े वस्ताद है। मैं संघ के अंदर में हम सभी आमदार लोग हम जाते हैं, और सभी आमदार लोग वहाँ पर गने के बाद में एक लाइन में हमको पहले स्थान में जब संघ का कार्यक्रम होता है अपना विजयादशमी का, तो पहले कतार में हम रहते, नंबर 1 पे हमारे गडकरी साहब रहते, फिर फडणवीस साहब रहते, फिर बाकी के सब हम आमदार रहते। तो सभी लोगों ने ऐसा जो ध्वजवंदन के लिए हाथ उठाया, सो मैंने भी उठाया। किसी का फोटो नहीं छपा साहब, मैंने जो ध्वजवंदन के लिए इतना हाथ ये किया, बस वो फोटो, और उसके ऊपर में कैप्शन क्या लिखा, डॉक्टर मिलिंद माने, नहीं, संघ अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद माने, बस इतने फोटो वायरल किया। क्या हुआ, घर में बैठना पड़ा ना, चुनाव हार गया पंडित जी। तो ऐसे भी बाल की खाल निकालने वाले लोग हमारे भी है, आपके तरफ में नहीं है, आप बड़े समझदार है। हमारे छोटे भाइयों की भावना ये यानी देखो, इस मंच से इतना स्पष्ट वक्तव्य रखना, कोई उसके परिणामों की चिंता न करते हुए, कोई क्या परिणाम की चिंता करने का, ये वैचारिक मंच है, विचार हमारे रखना चाहिए, हमारे मन के अंदर में क्या चल रहा है ये आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे भाई, बड़े भाई को बता रहे हैं, और बड़े भाई ने कितना सुनना है नहीं सुनना है वो उसकी बात है, समझ देखा जाए। लेकिन कैसा है भाई कि अभी पीढ़ी बदलती जा रही है, जो पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, इस जो लैडर को जो है, यानी बाबा साहब जी ने कहा था कि ये वर्ण व्यवस्था जो है कि ऐसा घर है 4 मालों का कि जिसके ऊपर में सीढ़ियाँ नहीं, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए,
अभी दूसरा चित्र हो रहा है। हमारे भारत देश के हमारे पढ़े लिए बच्चे ब्राह्मण समाज के क्यों न हो, मैं दावे से कहता हूं कि अनेक मित्र मेरे ब्राह्मण हैं, कनाडा में जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। बोलते भारत देश उनको भाता नहीं है। क्यों नहीं भाता है? तो वहाँ पे उनको मन चाहे सब करने के लिए मिल जाता है। भारत देश के अंदर में रिस्ट्रिक्शन संस्कृति है, संस्कृति का पालन करना पड़ता है। और इस वजह से आज आपके जा रहे हैं, कल हमारे जाएंगे। और सब ब्रेन यदि भारत देश के बाहर में ड्रेन होगा तो क्या ये बूढ़ों का देश रहेगा? अनपढ़ लोगों का देश रहेगा? समस्याओं से झूलते रहेगा देश रहेगा? अरे वैसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत देश के अंदर में अभी जो यूक्रेन का वार हुआ है, कितने सब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट लोगों को हमको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाना पड़ा और उनको भारत देश के अंदर में हमको वापस लाना पड़ा। क्यों जाते हैं हमारे बच्चे विदेश पढ़ने के लिए? क्यों जाते हैं विदेश के अंदर में पैसा कमाने के लिए? यहाँ बाप मरता है, माँ मरती है, तो उनके मुंह के अंदर में पानी डालने के लिए वो खुद के जन्म किए हुए बच्चे नहीं रहते। तो हम कहाँ जा रहे हैं, इसका परिशीलन होना चाहिए। ये यूं ही आप मजाक न समझो। और ये जो है ना, ये संस्कृति के अंदर में यानी सभी तरफ के अंदर में आग लगी हुई है। ना ही हिंदू प्रोटेक्टेड है, ना शेड्यूल कास्ट प्रोटेक्टेड है, ना कोई प्रोटेक्टेड है। दुनिया बहुत अलग दिशा में जा रही है। और ये दुनिया की जाने की आहट, यदि हम पुराने विचारों के अंदर में रहेंगे तो हम नई दुनिया, नया भारत नहीं तैयार कर पाएंगे। नया भारत रचने का समय आ चुका है। और मिलिंद जी वोक साहब ने जो किताब लिखा है, मैं उनको तहे दिल धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए पहल किया है। आज मुझे उनके किताब के बारे में इतना बोलने का यानी मेरे मन के अंदर में कई दिनों से यानी वो बातें ऐसी रह रही थी, तो आज मैंने उसको उजागर किया हूँ। यानी मैं इसके लिए यानी इतना बात स्पष्ट कहता हूँ कि मैंने जो कहा है अतिशयोक्ति नहीं है, झुटलाया भी नहीं है, सिलेक्टिव भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आपको एक बात बता देता हूँ, सिंपल बात बता देता हूँ कि डेड आम्बेडकर ही इज मोर डेंजरस देन लाइव। लिसन केयरफुली टू मी। डेड आम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव। और इसकी आहट जो है इस देश के अंदर में दिख रही है, हमारे तरुण पीढ़ी के अंदर में दिख रही है। यहाँ पे युवा लोग बैठे नहीं हैं, कल मंथन के कार्यक्रम में थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंथन ने जो कार्यक्रम लिया उसके अंदर में जो क्वेश्चन आंसर जो हुए थे ना, बिल्कुल हैट्स अप। और साहब ने भी उसको उत्तर दिया, बहुत ही अद्वितीय उत्तर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विचारों का अभी भारत देश बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको कहीं आप पूर्ण विराम न देते हुए इसको आप आगे बढ़ाए। और आज मुझे इतने बड़े लोगों के विद्वानों के अंदर में मेरे शब्द रखने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए खास करके हिंदू संस्कृति मंदिर को मैं तहे दिल धन्यवाद देता हूँ। और आप यानी ये सब नए भारत के निर्माण के अंदर में आपके संस्था का नाम इस किताब के ऊपर में आपने इसको प्रकाशित भी किया है। और ये किताब जो है, ये किताब मैंने कुछ इसके अंदर में मिस्टेक्स थी, यानी वो मैंने सम्माननीय जिन्होंने प्रस्तावना की थी तो उनको बताया है कि थोड़ी सी वो एलिवेट करके इसको रीप्रिंट करेंगे हम। ये किताबें जो है आज के बच्चों के हाथ में जाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब समझना चाहिए। ये इसलिए बहुत अद्वितीय किताब है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय, आपने इस पुस्तक को ही हमारे सामने रख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक की शुरुआत में ही लेखक स्पष्ट करते हैं कि जब मैं इस विषय पर भाषण दे रहा था तो संदर्भ देना भाषण के दौरान शक्य नहीं है, लेकिन जब मैं उसी भाषण को लिखता हूँ तो संदर्भ देना उचित है। तो इस पुस्तक में ससंदर्भ भाषण दिए गए हैं। साथ ही जैसे महोदय ने अभी कहा कि दलित शब्द तक का जो प्रवास है वह प्रवास भी ओक महोदय ने इस पुस्तक में लिखा है। डिप्रेस्ड क्लास, दलित, इन सारे शब्दों का, ये शब्द कहाँ से निर्माण हुए, शेड्यूल्ड कास्ट, किसके बाद कौन सा शब्द का उपयोग हुआ, ये भी सब इस पुस्तक में इसका विवरण दिया गया है। यह पुस्तक अत्यंत वाचनीय है, आप सभी इस पुस्तक को पढ़ें, ऐसे मैं आपको विनती करती हूँ। और आगे हम जिन्हें सुनना चाहते हैं, वैसे श्री गुरु प्रकाश जी पासवान,
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आपसे निवेदन करती हूं कि वे कृपया हमसे वार्तालाप करें। मंचस्थ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री मिलिंद माणे जी, मंच पर उपस्थित हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर से आदरणीय श्री धनंजय वैद्य जी, मंच पे उपस्थित बहन प्रगति जी। मित्रों, अभी पूर्व में मिलिंद जी माणे उन्होंने एक पटकथा इस पुस्तक के विषय पे, नवदलित विमर्श पे, दलित समाज क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और इनको सुनते सुनते मेरे मन में विचार आ रहे थे कि जिस प्रखरता के साथ, जिस मुखरता के साथ आप, और उसी विनम्रता के साथ, उस विनम्रता के साथ आपने अपने ओजस वाणी को रखा, इस मैसेज को आपने डिलीवर किया, ये दिखाता है, ये दिखाता है कि जो देश में हाशिए का समाज है, जो वंचित समाज है, आज उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अब से कुछ दिनों बाद हम महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्मतिथि मनाने वाले हैं, उनको स्मरण करने वाले हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। तो इस पृष्ठभूमि में बाबा साहेब की पुस्तकों का, उनके द्वारा सृजित साहित्य का एक निष्पक्ष आकलन क्या हम लोगों ने किया है, ये प्रश्न हम सबके सामने आज खड़ा है। बाबा साहेब का एक कथन जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। बाबा साहेब ने कहा था, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हम ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जहां पे अंतर्विरोध होगा। ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स। राजनीति में तो समानता होगी, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। एक व्यक्ति एक वोट के नाते राजनीति में तो समानता होगी, बट देयर विल बी ग्रॉस इनइक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में एक असमानता का भाव रहेगा। तो यह बाबा साहेब अम्बेडकर की चेतावनी आज हम सर्व समाज उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या तैयार है, या ये जो यात्रा है, ये जो समरस यात्रा है, ऐसे बहुत सारे अकादमिक और शोधपरक प्रश्न आज हम सबके सामने खड़े हैं। ये पुस्तक क्यों आवश्यक है? महानायक बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब महानायक क्यों? बाबा साहेब विश्व मानव क्यों? बाबा साहेब महामानव क्यों? क्या हम ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बाबा साहेब महामानव इसलिए क्योंकि जिस समाज में उन्होंने अत्याचार, अन्याय झेला, उनको जल ग्रहण करने से मना किया गया, घर देने से मना किया गया, उस व्यक्ति के अंदर कितनी नकारात्मकता भरी हो सकती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब संविधान के निर्माण का दायित्व मिला तो उस व्यक्ति ने उस नकारात्मकता के बोध को पीछे छोड़ के सबके लिए समानता का अधिकार दिया। क्या कोई और व्यक्ति होता, क्या हम और आप होते तो ये बैगेज छोड़ पाते? ये बोध हमारे मन से छूटता? लेकिन हां, बाबा साहेब ने किया। उन्होंने क्या नहीं झेला?
और इस नाते वो चाहते थे कि जो वंचित समाज, दलित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, गरीब समाज, हाशिए का समाज है, वो शिक्षित हो। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के 7 दशकों में इस महामानव को, इस विश्व मानव को भारत रत्न देने में भी आपको दशकों लग गए। ऐसा क्या? किन प्रकार के पूर्वाग्रहों से आप ग्रसित थे? आपके मन में क्या प्राथमिकताएं थी? आपके मन में कौन से प्रश्न थे जिन प्रश्नों ने आपको रोक के रखा था? जानबूझ करके स्वतंत्रता के बाद के इतिहासकारों ने, हमारे बौद्धिक वर्ग ने बाबा साहेब को मात्र वंचितों का नेता, मात्र दलितों का नेता, लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में उनको रिस्ट्रिक्ट किया, उनको रोक के रखा। इसलिए भी यह पुस्तक आवश्यक है, क्योंकि जिस आधुनिक पीढ़ी की, जिस आने वाली पीढ़ी की बात माणे जी कह रहे थे, उस पीढ़ी के मन में यह भाव, यह बोध ना रह जाए। बाबा साहेब शिक्षाविद के रूप में, बाबा साहेब अर्थशास्त्री के रूप में, बाबा साहेब एक विदेश नीति के जानकार के रूप में, क्या हम लोगों ने कभी यह प्रयास किया कि उन परतों को अध्ययन करें, उन परतों को समझे? अपने शोध के दौरान मैंने देखा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने भाषण देते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, और उनकी दूरदर्शिता देखिए, इससे पता चलता है। 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, इफ माओ हैड एनी फेथ इन पंचशील, अगर चीन के राष्ट्राध्यक्ष माओ जेडोंग के मन में कोई भाव है पंचशील के लिए, इफ माओ हैड एनी फेथ इन पंचशील, ही वुड हैव ट्रीटेड द बुद्धिस्ट इन हिज कंट्री डिफरेंटली। अगर माओ के मन में पंचशील के प्रति कोई समर्पण का भाव होता, तो अपने देश के अंदर जो उनके बुद्धिस्ट समाज के लोग रहते हैं, उन पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, क्या वो होता? बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार नेहरू को चेतावनी दी कि तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच में रहना आवश्यक है। लेकिन चीन से क्या इंटॉक्सिकेशन था तत्कालीन प्रधानमंत्री का? कहने का यह अर्थ है कि एक शिक्षाविद के रूप में जब वो कहते हैं शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित हो, शिक्षित रहो को तो हम भूल गए, संगठित रहो को भी हम भूल गए। तो एक सर्वांगीण तरीके से हम क्या आकलन कर पाने पे आज सफल हुए हैं? अभी बाबा साहेब अर्थशास्त्री के रूप में मिलिंद माणे जी ने स्पष्ट रूप से कहा, प्रॉब्लम इफ इंडियन रुपी हो। जब उस समय जो हमारे देश का बौद्धिक वर्ग था, वो इंग्लैंड जा रहा था लॉ की पढ़ाई करने, कि बैरिस्टर बन के आएंगे और देश में आकर के पैसे कमाएंगे, स्वाभाविक है। उस दौर में भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि मैं इंग्लैंड नहीं, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं कोलंबिया जाऊंगा और वहां पे समाजशास्त्र की पढ़ाई करूंगा। अब ये तथ्य हमारे सामने कौन रखेगा? मुझे लगता है कि आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं मिलिंद ओक जी, लेकिन इतना बड़ा काम जो मिलिंद ओक जी ने किया है, हम सब कृतज्ञ हैं कि उनके अनेकों अनेक पहलुओं को हम सब के सामने रखा है और परसुएशन किया है कि आप भी पढ़िए, आप भी आकलन करिए, आप भी समझिए। और बहुत प्रमुख बात जो उन्होंने सेलेक्टिविटी को लेकर के बोला, कुछ अंश उठा लेना, कुछ बातों को लेकर के बाबा साहेब की पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाना। अब मुझे ताज्जुब होता है, अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक में बुर्का का विषय चल रहा था। अब बुर्का के पक्ष में एक बहन बुर्का में थी, पीछे बाबा साहेब का चित्र लगा हुआ था और बुर्का के समर्थन में भाषण दे रही थी, जबकि बाबा साहेब ने शुद्ध रूप से अपनी पुस्तक में कहा है बुर्का के बारे में, बुर्का का विरोध किया है।
थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो उनकी पुस्तक है, उसमें पृष्ठ 255 से 260 के बीच में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, भारत की सड़कों पे वॉकिंग बुर्का वुमेन, देयर आर हिडियस साइट। ये घृणित करने वाला एक हमारे सामने इमेज है कि महिलाएं बुर्का पहन करके भारत की सड़कों पे चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा है, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। ये गुलामी मानसिकता का एक प्रतीक है। इट्स एन इंडिकेशन ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। किस मानसिकता से आप ग्रसित हैं? लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। यह सिलेक्टिविटी है कि जानबूझ करके कुछ भाषण के अंश उठा करके आप अपना उल्लू सीधा करते हैं। और यह बहुत बड़ी एक पृष्ठभूमि है साथियों, हमें यह समझने की आवश्यकता है। पूरे देश में जब सीएए को लेकर के दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, उस समय भी इसी प्रकार से बाबा साहेब का चित्र लगा करके बाबा साहेब के नाम पे, यहां तक ही नहीं, सीएए को लोगों ने एंटी दलित, गैर दलित, दलित विरोधी बताया। क्या तथ्यात्मक आधार है इस बात का? आज पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, 90% जो वहां पे हिंदू हैं उसमें से 90% दलित समाज के आते हैं। मेघवाल समाज, भील समाज, जाटव समाज। यदि उनको आने में सुविधा होगी तो ये कानून गैर दलित कैसे हो गया? ये कानून दलित विरोधी कैसे हो गया? बाबा साहब ने तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात की थी। तो ये जो समझ का अभाव है, बाबा साहब ने इसी प्रकार 370 के संदर्भ में कहा था, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 306 था, कि इस प्रकार की स्पेशल ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता नहीं है। और इस 370 के वजह से जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित, वंचित, शोषित महिलाएं वो अपने अधिकारों से वंचित थे। तो ये जो स्कीम है, ये जो डिजाइन है, हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे अखबारों में एक ऐसा बौद्धिक वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जो लगातार इस बात की चिंता करता है कि हमारे समाज में, देश में खंडन कैसे हो, हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो। वहीं एक हमारी धारा है जो समता की बात करता है, समरसता की बात करता है। तो इस धारा में हमें चुनना होगा। अभी हमारी बहन भी कह रही थी कि 2 धाराएं हैं, इन धाराओं में कौन से विचार जोड़ने की बात करते हैं और कौन से विचार तोड़ने की बात करते हैं। बाबा साहेब ने कभी भी तोड़ने की बात नहीं की। आज उनके नाम पे जो लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम पे अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, उनको एक्सपोज करना तथ्यों के आधार पे, तर्कों के साथ, ये हम सबका काम है। कोई भी व्यक्ति आता है, और शुद्ध रूप से मैं तो बता दूं, मैं तो राजनीति का छात्र हूं। पिछले उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ऐसा प्रयास भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 95 से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया, इस मंशा से दिया कि दलित मुस्लिम एकता के नाम पे हम राजनीति करेंगे, जीतेंगे। वो सब के सब चुनाव हार गए। तो जमीन पे जब कोई आधार ना हो, कल मंथन के कार्यक्रम की भी चर्चा हो रही थी, लगातार ऐसा वर्जन चलता है कि जो दलित समाज के हमारे भाई हैं, जो दलित समाज की हमारी बहनें हैं, वो हिंदू पर्व त्योहारों से दूर हो रहे हैं। मैं बिहार से आता हूं, और बिहार में सूर्य की उपासना छठ का पर्व होता है, हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है। और मैं आश्वस्त हूं कि नागपुर में भी जो अपने बिहार के लोग रहते होंगे, छठ को बड़े स्तर पर मनाते होंगे। सूर्य की उपासना छठ का जो महापर्व होता है, उसमें कौन सा वर्ग छठ कर रहा है, यदि आप इसका सामाजिक आकलन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से अधिकतर समाज के वंचित और हाशिए वर्ग के लोग हैं। तो कहां भाग रहा है? उत्तर भारत में कांवड़ियां होता है, कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं जल चढ़ाने शिव जी के ऊपर। उसमें कौन सा वर्ग कांवड़ लेकर के जा रहा है, आप एक बार आकलन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तमाम ऐसे पर्व हैं। हां, कुछ चुनौतियां जरूर हैं। छत्तीसगढ़ में रामनामी समाज का एक विषय आता है। रामनामी समाज वंचित समाज में आता है। रामनामी समाज को मंदिर में जाने से रोका गया कि आप मंदिर में नहीं जाएंगे।
उस राम नामी समाज ने अपने पूरे शरीर में राम 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 गुदवा लिया और बोला कि आप हमें नहीं जाने देंगे, हम अपने शरीर को अपना मंदिर बना लेंगे। से मित्रों, आज विभिन्न प्रकार के नैरेटिव्स, विभिन्न प्रकार के ऐसे इश्यूज चलते हैं जिससे हमें भ्रमित नहीं होना है, लेकिन अपने आधार को, अपने आर्गुमेंट्स को और धार कैसे देना है इसकी चिंता करनी है। आखिरकार क्या कारण थे, क्या कारण थे कि स्वतंत्रता के बाद से इतने दशक लग गए बाबा साहेब को भारत रत्न देने में, इतने दशक लग गए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करने में। और इस बाबा साहेब के साथ तो हुआ है, समाज के अन्य हाशिए के महापुरुषों के साथ, महानायिकाओं के साथ, विभूतियों के साथ ऐसा ही अन्याय और अत्याचार किया है। तो चाहे बाबू जगजीवन राम हो, दलित समाज से आते थे, उनके योगदान के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये एक अनोखा प्रयास है, ये एक स्वतंत्र अकादमिक प्रयास है जो हम सबके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि बाबा साहेब के रास्तों पे चल करके जो मार्ग बाबा साहेब ने हम लोगों के लिए प्रशस्त किया था, क्या हम आज उस मार्ग पे चल रहे हैं? बाबा साहब ने लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, इस दिशा में बोला। आज हम जानते हैं कि 2015 के बाद से बहुत सारे ऐसे नवीन नवाचार के प्रयास हो रहे हैं सरकारों के द्वारा। इस पुस्तक में जो प्रस्तावना लिखा है पद्मश्री मिलिंद कांबले जी ने, मिलिंद कांबले जी ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन, चुपचाप शांतिपूर्वक एक क्रांति के जनक के रूप में उन्होंने काम किया है। 2005 से लेकर के साथियों, दलित समाज के लोग जो उद्यमशीलता में नहीं थे, उद्योग और व्यापार में नहीं थे, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, हैंड होल्डिंग नहीं था, कोई एक्सेस नहीं था। तो 2005 में मिलिंद कांबले जी ने दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है, एक ऐसा परिवार खड़ा किया है पूरे देश में, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के देश भर में लगभग 10,000 से अधिक उद्यमी हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी, उसमें से बहुत सारा हमारे दलित समाज के ऐसे भाई हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक का है। तो जब बाबा साहेब कहते हैं या मिलिंद कांबले जी कहते हैं कि दलित समाज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों ने वैचारिक नेतृत्व किया है, उन लोगों ने जानबूझ करके इस विचार को, नवदलित विमर्श को, दलित समाज की आकांक्षाओं को आरक्षण तक सीमित करके रखा है। निश्चित रूप से अभी मिलिंद जी कह रहे थे कि जो वर्तमान की पीढ़ी है आरक्षण पर, वो शायद उनका अलग विचार है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आता है, एक विचार मेरे मन में आता है कि पिछले 7 दशकों में आरक्षण से तो हमारे लोग सरकारी नौकरियों में आए, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं और संगठन ऐसे हैं, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर, मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, जुडिशियरी, सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स, जितने भी निर्णायक स्थान हैं, क्या वहां पे आज वास्तविकता में सामाजिक विविधताएं परिलक्षित होती हैं? यह प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और आप विचार करें इस पे। आज भी जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा यह कहता है कि 2007 से लेकर 2017 तक दलित एट्रोसिटीज में 70% तक की वृद्धि हुई है, आज भी ऐसी खबरें आती हैं कि दलित समाज के एक लड़के ने तमिलनाडु में घड़ी पहना, उसका हाथ काट दिया गया। आज भी ऐसी खबरें आती हैं कि मध्य भारत में बारात में जा रहा था, उसको हेलमेट पहनना पड़ा कि कोई पत्थर ना चला दे। तो सामूहिक समाज के सामने आज ये प्रश्न खड़ा है कि नवदलित विमर्श में, नवदलित विमर्श भविष्य का क्या होगा? सत्ता, संपत्ति और सम्मान, पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज, क्या आज इन तीनों स्ट्रक्चर्स में सामाजिक विविधताएं परिलक्षित हो रही हैं? आर दे रिफ्लेक्टिंग द सोशल रियलिटीज ऑफ द कंट्री? यह प्रश्न हम सबके सामने खड़ा है। और संवेदनशीलता के साथ हमारे महापुरुषों का आकलन, महापुरुषों से, आइकॉन से हम इंस्पायर होते हैं। इसीलिए महापुरुषों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है।
और पूरे देश में, खास करके इस भूमि का, मुझे तो लगता है कि पूरे भारतवासियों को इस भूमि का ऋणी होना चाहिए। सामाजिक क्रांति का जो जनक का यह क्षेत्र है, यहां ज्योतिबा फूले हुए, यहां सावित्रीबाई फूले हुए, यहां बाबा साहेब अंबेडकर हुए, जिन्होंने समाज को एक वैचारिक नेतृत्व देने का काम किया है। इस भूमि के बगैर क्या यह संभव था? मैं बिहार से आता हूं और लगातार आज संत गाडगे महाराज, अभी पिछले महीने संत गाडगे महाराज जी की जयंती थी और बिहार में लगभग हर जिलों में हजारों की संख्या में लोगों ने संत गाडगे जी की जयंती मनाई, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आप कल्पना करके देखिए, संत चोखा मेला हो, लगातार इन लोगों ने बताया है कि अगर मेरे घर में, मेरे परिवार में कुछ समस्याएं हैं तो उस समस्याओं का समाधान मैं परिवार के अंदर रह के निकालूंगा। परिवार का त्याग कौन करता है? कल मैं दीक्षा भूमि गया, दीक्षा भूमि में मुझे बताया गया कि बाबा साहेब का भी यही विचार रहा होगा। बाबा साहेब ने भी दीक्षा के बाद, उनके मन में यही विचार था कि मैंने कमरा बदला है, घर नहीं बदला है। यह विचार बहुत गंभीर विचार है। अनेकों प्रलोभन आए उनके पास, लिखित पत्राचार में हम सबके सामने उपलब्ध है, लेकिन ज्ञात था उनको कि मेरे साथ, और उसके बावजूद भी उत्तर भारत में बाबू जगजीवन राम जी का मैं जिक्र कर रहा था। बाबू जगजीवन राम शिवनारायणी संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। बाबू जगजीवन राम देश के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं। बाबू जगजीवन राम के नाम पे रिकॉर्ड है पूरे देश में सर्वाधिक वर्षों तक पार्लियामेंट में रहने का। बाबू जगजीवन राम ने 1971 की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन हम सबको इस योगदान के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत इतिहासकारों ने एक परिवार, एक विचार, एक संगठन के महिमा मंडन में अपनी सारी शक्तियां खपा दी। लेकिन आज ये नहीं चलने वाला है। आज इस पुस्तक से इस विमर्श की शुरुआत हुई है, आज इस पुस्तक से इस बहस की शुरुआत हुई है। बाबा साहेब से विचार लेकर के बाबा साहेब को सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर तक रिस्ट्रिक्ट कर देना, यह भी नहीं मानना। बाबा साहेब की विचारों से सतत प्रेरणा लेना और अपने विचार व्यवहार में न्याय के साथ साथ समरसता का भाव रखना। समरसता के अध्ययन में मैंने देखा कि समरसता का जो शब्द है साथियों, ये अपने आप में एक शिक्षित करने वाला शब्द है। अब समरसता का स यानी क्या? स यानी समता, समान भाव हो। समरसता में म यानी क्या? म यानी ममता, सबके लिए सम्मान हो। समरसता में र यानी क्या? र यानी रमता, जो हर जगह रम जाए, सिंसियरिटी हो। पुनः जो स आता है वो यानी क्या? समानता। और त यानी तारतम्यता, समरसता, जिसमें इक्विटी भी है, इक्वालिटी भी है, डिग्निटी भी और सिंसियरिटी भी है। इस भाव के साथ, इसलिए आज जो वर्तमान में दलित समाज की युवा हैं, युवतियां हैं, आज उनके सामने चुनौतियां अलग है। आज निष्पक्ष रूप से वो एक आकलन करने को तैयार है। आज उनके सामने वो चुनौतियां नहीं थी जो हमारी पुरानी पीढ़ी के सामने थी। मिलिंद जी माणे के सामने जो चुनौतियां थी राजनीति करने में, आज वो मेरे सामने नहीं है। मुझे वो अवसर आज मिल गए हैं, और सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि आपकी पीढ़ी ने वो त्याग किया, आपकी पीढ़ी ने वो मेहनत किया। यदि आपकी पीढ़ी ने वो मेहनत नहीं किया होता तो आज मुझे प्राप्त नहीं होता जहां मैं हूं आज। मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है। आज यदि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उसका सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता दलित समाज का बनता है, तो यह अपने आप में यह बात सिद्ध करता है कि आज सबको प्रतिनिधित्व, सबको सम्मान, सबको ममता, सबके साथ तारतम्यता, यह आवश्यक है। इसलिए नवदलित विमर्श में इन महापुरुषों का योगदान, इन महापुरुषों के योगदानों का निष्पक्ष आकलन और भविष्य की दशा और दिशा तय करना। आज हमारा समाज एक परिपक्व समाज है। आज कुछ कमियां जरूर हैं, जैसे मैंने आपको बताया।
कुछ ऐसे घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो स्वीकार करना, हाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन इन कमियों का समाधान हम आपस में संवेदनशीलता और संवाद से निकालेंगे। बिल्कुल कमी है। आज से वर्षों पहले दलित समाज के व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों में आते थे, वो कोने में खड़े होते थे और मौन रहते थे। समाज को यह समझ में आया कि वो कौन है जो मौन है, उसको कोने से उठा करके यहां मंच पे बिठाया जाता है। तो ये क्रांति का प्रतीक है, ये परिवर्तन का प्रतीक है। इसमें वर्ष लगे, इसमें संघर्ष हुआ, लेकिन इन संघर्षों के साथ साथ एक सकारात्मक संवाद, समाधान केंद्रित चर्चा, एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की शुरुआत कैसे हो, इसीलिए इस पुस्तक के माध्यम से मुझे लगता है कि एक सतत विमर्श की आज शुरुआत होगी और आने वाले समय में जो भविष्य की दलित विमर्श रहने वाली है, जो फ्यूचर ऑफ दलित डिस्कोर्स रहने वाला है, उसमें हमें सकारात्मकता का बोध होगा और सॉल्यूशन का भी बोध होगा। मैं पुनः हिंदू धर्म संस्कृति मंदिर के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषय पे और इस पुस्तक का प्रकाशन के लिए आपने मुझे बिहार से बुलाया और इतना सम्मान और आदर सत्कार दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय, आपकी अमोघ वाणी से हम सब के कर्ण तृप्त हो गए। इस समारोह के अंतिम चरण में अब हम जा रहे हैं और वह अंतिम चरण है ऋण निर्देश का। ऋण निर्देशनार्थ अत्र अहम सभायाः सचिवम एडवोकेट श्री राजेश दामले महोदयं प्रार्थये। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन यह सबकी सहकार्यता के बिना नहीं हो सकता। सबकी सहकार्य से ही किसी भी कार्यक्रम को किया जा सकता है। इसीलिए सबका ऋण निर्देश करना भी आवश्यक है। आज ये पुस्तिका प्रकाशन कार्यक्रम, जो पुस्तिका मिलिंद जी ओक ने लिखी है, उनको संस्था के कार्यकर्ताओं ने जब विनती की कि आपके भाषणों पर आधारित यह पुस्तिका का लिखित स्वरूप में हमको प्रकाशन करने की अनुमति दे, तो उन्होंने सहर्ष उसका हस्तलिखित संदर्भों के साथ बनाकर हमको प्रकाशित करने के लिए उपलब्ध किया। मैं उनको प्रकट धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार इस पुस्तिका का प्रस्तावना, इस पुस्तिका की प्रस्तावना मिलिंद जी कांबळे इन्होंने लिखी है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद जी माने, इनको हमने प्रार्थना की कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप स्वीकार करें, और उन्होंने सहर्ष इसको अनुमति दी और आज उपस्थित हैं। उसी प्रकार उन्होंने अपने मन की बात एक प्रकार से इस कार्यक्रम में हमारे सामने रखी है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आज के प्रमुख वक्ता गुरु प्रकाश जी पासवान पटना से यहाँ पर पधारे। उन्होंने एक अभ्यासपूर्ण ऐसा विश्लेषण करते हुए हमारे सामने सब विषय रखा है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आप सब श्रोतावृंद इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका भी आभार। एक आभार और व्यक्त करना जरूरी है। सहयोग समूह, यह गोंदिया में कार्यरत, विशेष रूप से गोंदिया में कार्यरत सहयोग समूह है। उनके द्वारा सीबीएसई की स्कूल यानी शिक्षा क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम चलता है। उसी प्रकार एक बैंकिंग क्षेत्र में भी उनका काम है। उन्होंने इस पुस्तिका को प्रकाशित करने में बहुत अनमोल सहाय किया है। इसलिए सहयोग परिवार का भी और उनके जो अध्यक्ष है
जयचंद्र जी रामदे, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम का समापन हम राष्ट्रगीत से करेंगे। राष्ट्रगीत शुरू कर। जन गण मन अधिनायक दय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता